नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी। स्वागत कर लेते हैं बाबा जी। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी, सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो जारी किया है और मजेदार बात यह है कि मनरेगा का श्रेय अपने आप को दे दिया है। इन्होंने कहा है कि 20 साल पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मैं लड़ी थी किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, और तब सर्वसम्मति से मनरेगा बिल पारित हुआ था और इससे ग्रामीणों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया, उनका पलायन रुक गया। तमाम तरह के बला बला जो भी वो कह सकती थी उन्होंने इसमें कहा है। लेकिन जो वीडियो का पहला पार्ट है उसको अगर हम अनदेखा कर भी दें, जिसमें ये अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो जो सेकंड पार्ट है जरा उसको सुनने की जरूरत है। उसको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। बाबा जी, आपने नोट किया, इन्होंने कहा काले कानून से लड़ने के लिए। इन्होंने 3 कृषि कानूनों को भी काले कानून बताया था, इसको भी काला कानून बता रहे हैं। कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, फिर से वैसी ही जैसी वो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली की छाती पर चढ़ करके इन्होंने करवाया था। सर बिल्कुल, मैं तो पिछले कई महीनों से ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी जब भी विदेश जाता है तो विदेश से में बैठे अपने हैंडलर से नई टूल किट लेने जाता है। राहुल और गांधी। हाँ, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि इनकी पिछली सारी टूल किट्स फेल हो चुकी हैं। तो ये बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति कब होगी, कब होगी, कब होगी। पर सर हुआ क्या है? अभी अभी जो बांग्लादेश में जो कल परसों की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें वो जो हिंदू लड़के की लिंचिंग हुई है और कितना ब्रूटली उसको मारा गया है, और उसने सिर्फ एक वाक्य कहा था कि सभी धर्म भगवान एक है, सिर्फ नाम अलग अलग है। इसको ब्लास्फेमी बता के उसको पकड़ लिया गया। वो थाने में बैठा था, वो पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस ने उसको इन दरिंदों के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने उसको लिंच करके मार दिया और जिंदा जला डाला। उसकी वीडियोस पूरी दुनिया में आज देखी जा रही हैं। अब हुआ क्या कि साहब, जो लोग भारत में भी बांग्लादेश जैसी क्रांति
चाहते थे, उनको क्या दिखाई दिया? उनको आज हमारे पास कहने के लिए कि भैया बांग्लादेश जैसी क्रांति में एक निरीह हिंदू को, एक माइनॉरिटी जो कि तुम्हारे देश में है, उस पर तुम झूठा ब्लास्फेमी का आरोप लगा के इसी तरह लिंच करके मार दोगे। और यही नेपाल क्रांति, यही बांग्लादेशी क्रांति तुम दिल्ली में चाहते हो। तो सर अब इनको अचानक हुआ कि अगर अब हम कैसे बांग्लादेश जैसी क्रांति का आह्वान दिल्ली में करें, मामला गड़बड़ा गया। तो सर अब इनको एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे की जरूरत थी जिससे ये पुनः दिल्ली घेर सकें। अच्छा, दिल्ली को घेरने के लिए दिल्ली के इर्द गिर्द किसी राज्य में कोई मुद्दा पकड़ के वहां से एक एजिटेशन की शुरुआत करनी होती है इनको। तो सर इन्होंने ये नरेगा मनरेगा वाला मुद्दा तो इनको आज मिला है ना। आज से 3 दिन पहले आपको ध्यान होगा कि इन्होंने अचानक अरावली अरावली चिल्लाना शुरू किया और ऐसे प्रेजेंट किया गया कि अरावली पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक गाइडलाइन दी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उनको अरावली मानिए आप, और अरावली उससे नीचे की पहाड़ियों में आप अगर आपको माइनिंग करनी है या वहां से कुछ भी कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना है, कुछ भी करना है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार, एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के अनुसार लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज अपने डिसीजन ले सकती। जो नॉर्म्स है वो पहले से बने हुए हैं। सर इसको इन्होंने एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया कांग्रेसियों ने, नंबर 1। नंबर 2, हनुमानगढ़ में एक एथेनॉल प्लांट जिसको कि कांग्रेस सरकार ने सैंक्शन किया, 40 एकड़ जमीन उस प्लांट के लिए सैंक्शन की, उसका चेंज ऑफ लैंड यूज कांग्रेस ने किया, सारे गवर्नमेंट और एनवायरमेंट क्लियरेंसेस कांग्रेस शासन में हुए, बैंक से लोन की सारी प्रक्रिया कांग्रेस शासन में हुई, और ग्रेन कहां से प्रोक्योरमेंट होगा, ग्रेन का सारा मूवमेंट के सारे लाइसेंसेस कांग्रेस सरकार ने दिए। और वो एथेनॉल जब वहां बन जाएगा तो कौन सी पेट्रोलियम कंपनियां उस एथेनॉल को खरीदेंगी, ये सारे के सारे लाइसेंसेस कांग्रेस शासन में हुए। और अब इन्हीं कांग्रेसियों ने उसी एथेनॉल प्लांट के खिलाफ एक हिंसक अभियान शुरू कर दिया है। उसमें कहा क्या जा रहा है, हमारी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो एक एजिटेशन जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान और वो पूरा का पूरा पिछला वाला नेटवर्क, पूरा वो कबाल वहां पे कूदने के लिए तैयार बैठा। वहां 2 महापंचायत ऑलरेडी हो चुकी हैं, और तीसरा आज इन्होंने एक और काले कानून ढूंढ लिए कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और किसान मजदूर गरीब बेरोजगार की योजना थी, उसको मोदी सरकार ने उस पे बुलडोजर चला दिया। मैंने कितने कुर्बानियां दी थी, कितने संघर्षों के बाद ये योजना गरीबों के लिए लागू की थी। काले कानून। सर अब आपके हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये उनकी नई टूल किट है जी। क्या कांग्रेस पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुकी है? क्योंकि राज्य दर राज्य जनता तो इनको ठुकरा रही है, और जनता ठुकरा रही है इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उससे जनता खुश है। यही तो मतलब होता है। अगर बीजेपी को वो लोग चुन रहे हैं, बीजेपी के सहयोगियों को चुन रहे हैं, इसका मतलब उनकी नीतियों के साथ है पब्लिक, देश उनके साथ है। तो ये हताशा और निराशा में आकर के अब अराजकता की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, देखिए जो पुरानी मनरेगा थी वो सचमुच उस मनरेगा में
देश को गड्ढे खोदने में लगा दिया गया था, जैसा कि मोदी जी ने कहा था। अब ये जो, अच्छा मैं तो कहता हूं कि कायदन तो सर मोदी जी को आज से 10 साल पहले ही इस मनरेगा को तिलांजलि देके ये जो योजना ये आज लेके आए हैं, ये आज से 10 साल पहले आ जानी चाहिए थी। और मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ कच्चे काम, गड्ढे खोदने में लगाते थे ये। सर आज उसी आज जो ये जी राम जी योजना है, इसमें सर पक्के काम होंगे, स्किल डेवलपमेंट के जिन युवकों ने जो स्किल डेवलपमेंट किया है और ग्रामीण स्वरोजगार, हाँ जी, ग्राम स्वराज की जितनी योजनाएं हैं वो सब इसमें लागू होंगी और पक्के निर्माण होंगे। अब इसमें पक्की नालियां, पक्की सड़कें, तालाबों का डेवलपमेंट और विभिन्न कृषि उद्योग, ऐसी हजारों योजनाओं के लिए इसमें प्रावधान बनाया गया है। और ये सचमुच देश को उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। आप देखिएगा कि इसमें लाखों स्किल्ड बच्चे इसमें काम करेंगे। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मनाली में, जहां मैं रहता हूं, मनाली में जो सेब की बहुत बड़ी बेल्ट है, पर सर वहां का सेब जो है ना कुछ हरे रंग में होता था। अब मंडी में जो दाम मिलता है वो सुर्ख लाल सेब का मिलता है। मनाली का पूरा सेब जो 40 साल पहले बाग लगे थे वो हरे रंग के थे। तो सर कुछ विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने कहा कि हम आपके बगीचे में ग्राफ्टिंग करके आपके पूरे बगीचे को लाल सेब वाला बना देंगे। तो कुछ किसानों ने सब, अब एक सेब के पेड़ के 10,000 रुपए लेते हैं। तो सर अब मान लीजिए किसी के पास अगर 100 पेड़ हैं तो उसको तो 10 लाख रुपए चाहिए अपना बगीचा बदलवाने के लिए। पर उसमें फायदा क्या होता था कि पहले जो सेब 20 रुपए किलो बिकता था, अब वो 120 रुपए किलो बिकता है। तो कुछ किसानों ने शुरू किया, पर वो कंपनियों के जो लेबर था ना सर, जो ग्राफ्टिंग करता था, वो स्किल्ड लेबर होता था। फिर मोदी जी के जो स्किल डेवलपमेंट मिशन था, इसमें हिमाचल के हजारों युवकों ने ग्राफ्टिंग सीखी सर, स्किल डेवलपमेंट के रूप में। आज और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अब उनको वो विदेशी सेबों की कलमें प्रोवाइड करता है। और सर जो बजट पहले 10,000 रुपए प्रति पेड़ का होता था ना, अब वो कुछ एरियाज में 2,000 रुपए प्रति पेड़ रह गया। और मात्र 3 साल में हरे सेबों का बगीचा लाल सेबों में बदल जाता है। तो सर अब ये जो जी राम जी योजना है ना, इसमें वो तमाम स्किल्ड बच्चे जिनके पास ग्राफ्टिंग की स्किल है, वो उस योजना के तहत काम करेंगे और उसका पेमेंट जी राम जी योजना से होगा। किसान का बगीचा फ्री में हरे सेब से लाल सेब में बदल जाएगा। सर कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, आप बताइए। नहीं, तो ये 3 कृषि कानून भी तो क्रांतिकारी थे। बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उनमें ये बार बार पूछे जाने पर भी ये बता नहीं पाए कि भैया कोई एक नियम तो बता दो जो किसानों के खिलाफ हो। नहीं जी, काले कानून है, और अब इसको भी काले कानून बताना शुरू कर दिया। तो ये किसानों के ही कंधे पर बंदूक रख करके मोदी जी को निशाना बनाना चाहते हैं और किसानों को ही मार रहे हैं। एक तरीके से जो किसानों का हित है उसी का सत्यानाश कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी, अतिशीघ्र, अगले ही कुछ महीनों में एक और आंदोलन, ये फर्जी आंदोलन कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़ा करेंगे। इसमें अब की बार शुरुआत होगी राजस्थान से, और वही हरियाणा में हुड्डा के गुंडे, पंजाब वाला पुराना पूरा गैंग, और ये जो आपका यूपी वाला है टिकैत। हालांकि टिकैत का इसमें भाग लेना अभी संदिग्ध देख रहा हूं मैं। हो सकता है इस बार टिकैत की भागीदारी ना हो, परंतु बाकी पिछले जो 3 एलिमेंट्स थे उसमें इस बार राजस्थान जुड़ जाएगा।
और इसकी शुरुआत आप देख लीजिएगा होगी हनुमानगढ़ वो वाला जो इथेनॉल प्लांट है वहां से, और वहां से शुरुआत करके वहां माहौल खराब करेंगे ये, वहां ये पुलिस को मजबूर करेंगे कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, और वहां से एक एक आंदोलन की शुरुआत करके ये कांग्रेसी गुर्गे फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट सी सब देखते हैं कहां तक जी। ये, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो बना करके जारी कर रही हैं, हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि भारत में शांति रहे। और चाहे कानून आप कितने भी सुधार लो, कितने भी अच्छे बना लो, लेकिन इनका कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि अशांति पैदा करो, अराजकता पैदा करो, हिंसा करवाओ। अगर 10, 20, 50 लोग मारे जाएं तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को बदनाम करो, जैसे इन्होंने 13 महीने के आंदोलन के समय भी करवाने की पूरी कोशिश की थी। और जैन जी तो कहना शुरू कर दिया था राहुल गांधी ने। जी। अभी भी वो कई बार कहते हैं, कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़की हुई है, दियासलाई दिखाने की जरूरत है। तो ये कभी भी देश में ऐसा लगता नहीं कि शांति के पक्षधर हैं। सीएए का विरोध करते हुए इसी रामलीला मैदान में इसी तारीख को 14 दिसंबर को रैली हुई थी, और उसके अगले दिन जामिया मिलिया और कई जगहों पर हिंसा हुई थी, बसें जलाई गई थी। और उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ था जब तब के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ दिल्ली आए थे। तो देखिए क्या होता है। इस बार एजेंसियां ज्यादा सतर्क हैं, मोदी सरकार ज्यादा सतर्क है, लेकिन ये भी चूंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन लगातार खिसकती जा रही है, एसआईआर का विरोध, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, तमाम तरह के नारे ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलकत्ता गए। कलकत्ता से उनको जाना था एक रैली में, लेकिन मौसम खराब था, इसके चलते वो वहां तो नहीं पहुंच पाए। उनका विमान वापस हेलीकॉप्टर कलकत्ता लौट आया। कलकत्ता से उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसी सरकार है जो केंद्र से भेजे जाने वाले विकास योजनाओं के पैसे को तृणमूल के कैडर में बांट देती है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में दम तोड़ रही हैं, बाकी राज्यों में वो सिरे चढ़ रही हैं और लोगों का जीवन बदल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस सरकार को बदले जाने की अब जरूरत आ गई है। तो प्रधानमंत्री ने वहां ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि टीएमसी जावे और बीजेपी आवे। बंगाल में केंद्र का पैसा भेजा हुआ लूट लिया जाता है, ये उन्होंने कहा। आज पश्चिम बंगाल को एक नई शुरुआत और परिवर्तनकारी बदलाव की सख्त जरूरत है। आजादी के बाद से राज्य ने लंबे समय तक कांग्रेस और बाद में वामपंथी शासन का अनुभव कर लिया है। 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के लोगों ने बदलाव की मांग की थी और मां माटी मानुस के नारे पर भरोसा जताया था। हालांकि तब से स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। यानी ममता बनर्जी सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब तो हालत ये है कि भर्ती घोटाले से राज्य के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार और अराजकता तृणमूल कांग्रेस के शासन की पहचान बन गए हैं और ये स्पष्ट है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेगी तब तक पश्चिम बंगाल का विकास संभव नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी जी ने बिगुल फूंक दिया है बाबा जी। सर ये तो बिल्कुल, ये तो चुनावी बिगुल था, और ये तो आज से मैं मानता हूं कि मोदी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। और सर पहली ही सभा का संबोधन इतना आक्रामक है, जबकि अभी चुनाव कम से कम मेरे शायद 5 या 6 महीने दूर होंगे।
मई अप्रैल मई में होने हैं। हाँ वही 4-5 महीने की पर 4 महीने पहले ही पहले चुनाव में अगर मोदी जी ने इतनी गर्मी क्रिएट कर दी है सर, ये तो सीधे सीधे आक्रमण था। बिल्कुल। और सर मैं एक बात मानता हूं कि अभी जो 1.25 करोड़ नामों पे जो ऑब्जेक्शन लगाया है, ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो सस्ते में छूट जाएंगी। अच्छा, आज द वायर में एक आर्टिकल छपा है सर, और उस आर्टिकल में 20 ऐसी सीटों का नाम है जिसमें हार जीत का जो मार्जिन था उससे ज्यादा नाम कटे हैं। टीएमसी का जो काडर है, उनका जो गुंडों का जो काडर है, वो फर्जी वोट डलवाने में, मरे हुए जो मृतक या डिस्प्लेस्ड एब्सेंट जो वोटर होते हैं उनका वोट डलवाने में, और भाजपा के वोटर पर गुंडागर्दी करके उनको बूथ तक न पहुंचने देने में बड़ा एक्सपर्ट रहा है सर। उसकी एक्सपर्टीज ही एक चीज में है। तो सर जब वो नाम कट जाएगा, वो जो फर्जी वोट जिसको मान लीजिए मैं हूं काडर और मुझे मालूम है ये 10 नाम है, ये 10 वोट मरे हुए लोगों के और ये मुझे डलवा देने हैं सुबह 7 ही बजे, अब वो नाम ही गायब हो गया। मेरे लिए तो कोई टास्क नहीं बचा ना सर। बिल्कुल सर ये SIR बहुत ज्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। उसमें बहुत कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करके जो 1.25 करोड़ नाम बचाने की जो कवायद की थी, BLOs पे दबाव डाल के और तमाम मशीनरी का दुरुपयोग करके, उसको रेड फ्लैग कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो सर और इस बार सर बीजेपी का जो आक्रामक रुख है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि चाहे जैसे ममता को हटा ही देना है। तो इस बार सर आर पार की लड़ाई होगी। मुझे लगता है वो इस बार का जो युद्ध होगा ना, राजनीतिक युद्ध, वो निर्णायक होगा, और उसकी शुरुआत आज मोदी जी ने कर दी। जी। इसके बाद मोदी जी थे असम में, 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर अब बाहर कर रहे हैं राज्य से। तो असम में घुसपैठ की तो बहुत विकराल समस्या थी, बड़ी नहीं विकराल समस्या थी, और हिमंता पिछले 5 साल से 4.5 पौने 5 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। इन्होंने जो जमीनों पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने जो मस्जिदें बना दी थी, मदरसे बना दिए थे, जगह जगह जो अराजकता पैदा कर रहे थे, उस सब पर एक तरीके से बुलडोजर चलवाया है उन्होंने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, और उन्होंने आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से, चूंकि असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में एक ही साथ चुनाव होने हैं, तो 2 राज्यों से एक तरीके से उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सर मैं आपको ना एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं पिछले 2 साल पहले ना असम गया था। मैं वहां डिगबोई जो है ना, वहां एक ऑयल रिफाइनरी, वहां गया था। तो वहां मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मेरी ससुराल जो है वो यहां से एरियल डिस्टेंस हार्डली जो है वो 60 या 70 किलोमीटर है, पर मुझे वहां पहुंचने में लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में जो नदी पड़ती है उस नदी पे कोई पुल नहीं है, और वो पुल यहां से है लगभग 300 किलोमीटर दूर। और सर 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने वो पुल बनाने की जरूरत नहीं समझी। नॉर्थ ईस्ट कितना नेग्लेक्टेड था, इसकी आप सोच लीजिए। फिर वो मोदी जी ने वो पुल बनवाया,
और आज कहते जी हम 1.5 घंटे में मेरी पत्नी अपने मायके पहुंच जाती है। पहले सारा दिन लगता था, अब 1.5 घंटे लगते हैं। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में जो रेल पहुंचाई जा रही है, और इसके अलावा जो जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, सर नॉर्थ ईस्ट वाले बेचारे तो सचमुच भुला दिए गए थे हैं? वो तो नेग्लेक्ट, वो हमारी 7 बहनें, सातों बेचारी ना, वो ब्याह के छोड़ दी जाती है अपने भरोसे, अपने हाल पे। सर पहली बार को एक सरकार आई जिसने उनकी सुध ली। और आज जब ये बांग्लादेशी गुंडे, आतताई, आतंकी, टेररिस्ट कहते हैं कि हम उन 7 बहनों को तुमसे काट देंगे, तो मैंने आज एक वो मीम देखा था, उन्होंने कहा जी। भैया इन 7 बहनों के 30 भाई हैं, बड़े दबंग, सोच भी मत लेना। तो सर योगी जी, मोदी जी ने सर वाकई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट के प्रति जो ध्यान दिया है, और वहां की जनता ने इस डेवलपमेंट को स्वीकार किया और इसके महत्व को समझा है। और सर हेमंता इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क। आज जब योगी जी ने उस नए टर्मिनल का मोदी जी ने जब उस नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो उनका वो लेक्चर मैं सुन रहा था, वो भाषण, वो कहते थे कि कांग्रेस के जमाने में तो ये था कि यहाँ कौन आता है, यहाँ इतने बड़े टर्मिनल की जरूरत क्या है, या यहाँ एयरपोर्ट की ही क्या जरूरत है। सर मैं तो कहता हूं कि वहां पे छोटे छोटे एयरपोर्ट और छोटी एयर कनेक्टिविटी, छोटे हवाई जहाजों के नेटवर्क की तो इतनी सख्त जरूरत है। और उस दिशा में मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल जी। चलते चलते एक और विषय पर चर्चा कर लें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मना किया था। अब ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के उस संज्ञान न लेने वाले फैसले को चुनौती दी है जी। और ये भी कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो नियम कायदे कानून बताए हैं उसको एक तरीके से उसकी गलत व्याख्या की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है बाबा जी। सर जिस दिन ये फैसला आया था ना, उस दिन कांग्रेसियों ने ऐसे मतलब खुशी मनाई जैसे बरी हो गए हो नेशनल हेराल्ड केस हाँ, से, जैसे क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट मिल गई हो कि ये सब कुछ फर्जी था, देखो हमको न्याय मिल गया। सर वो एक टेक्निकल इशू था और वो हाई कोर्ट में पहुंच गए। ईडी को पहले ही अंदेशा था कि सुब्रमण्यम स्वामी कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं और उनकी पर्सनल प्राइवेट कंप्लेंट पे ये मुकदमा चल रहा था, तो वो अगर कल को विड्रॉ कर लेंगे तो सारा केस औहदे में, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक एफआईआर पहले ही दर्ज करा दी थी उस पे। ईओडब्ल्यू। हाँ ईओडब्ल्यू ने, तो उस पे चार्जशीट दाखिल कर देंगे। तो सर ये तो टेक्निकल मामले हैं। हमारी कोर्ट कचहरी में हमारा जुडिशियल प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समय लगता है। छोटे छोटे नुक्तों को पकड़ के इसी तरह जो वकील लोग होते हैं वो लंबा खींचते हैं। पर सर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो आना ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए। अगर आपको ये चैनल और ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सहयोग करें और उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। श्री राम। हर हर महादेव।